ख्वाब हो सितारों पे कमंद डालने का, ख्वाब हो आसमान छूने का, ख्वाब हो सितारों से आगे जहां दरिया करने का, ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबीर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 109 के साथ आपके साथ मौजूद। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 6 को ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया था। उसकी रिव्यू का एक क्वेश्चन बस हमारा रहता है और क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिए थे, एक क्वेश्चन रह गया। उसके बाद साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका रिव्यू का स्क्वायर रूट का, जो फैक्टराइजेशन से आपको करना है। तो रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 7 है, रिक्वायर्ड है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन। और क्वेश्चन है उसका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स x प्लस 1/x प्लस 27। ये वही टाइप है कि जिसमें दो डिफरेंट सेट्स ऑफ फ्रैक्शंस होते थे। वन सेट जिसकी डिग्री ज़्यादा होती थी और एक की डिग्री कम होती थी। तो इसको हम एक्सप्रेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं, लेट x प्लस 1/x को सपोज किया अदर वेरिएबल लाइक y। स्क्वायर करेंगे इसका, स्क्वायरिंग x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और राइट साइड पर y का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और राइट साइड पर y स्क्वायर ही रहेगा। लेफ्ट साइड पर ये कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। और अगर हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को सब्जेक्ट बना ली तो ये y स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अब ये वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन में। सो एक्सप्रेशन 1 बिकम्स x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू यानी y स्क्वायर माइनस 2 प्लस 10 टाइम्स के साथ x प्लस 1/x की जगह y और प्लस 27। लाइक टर्म्स इसमें दो नजर आ रही हैं, y स्क्वायर प्लस 10y और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 27 माइनस 2 बिकम्स 25। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, बस उसे स्क्वायर की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होगा। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर्म y स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर है। नाउ अकॉर्डिंग टू फार्मूला दिस इज सपोज टू बी a एंड दिस इज सपोज टू बी b। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर मौजूद हैं, प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो ऐसा करने से वो 10y वाली टर्म भी पूरी हो गई। अब ये फार्मूला फॉर्म बन चुकी, अब फार्मूला अप्लाई करते हैं इसको। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बिकम्स a प्लस बी होल स्क्वायर। और स्क्वायर ही तो हम पूरा करना चाह रहे थे, वो कंप्लीट हुआ। वेरिएबल y की अब हमें ज़रूरत नहीं रह गई, हम वापस अपने वेरिएबल x में आते हैं।
पुटिंग वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू पुट करके ये हो जाएगा x प्लस 1/x प्लस 5 होल स्क्वायर, और लास्ट में जाके बस उसके स्क्वायर रूट वाले स्टेप्स करने हैं। हेंस स्क्वायर रूट ऑफ एक्चुअल क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स x प्लस 1/x प्लस 27। रेडिकल में अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका x प्लस 1/x प्लस 5 का होल स्क्वायर बन चुका। स्क्वायर रूट से कैंसिल होके आंसर आ जाएगा x प्लस 1/x प्लस 5 अलॉन्ग विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों प्रोविजंस के साथ। तो इस तरह से ये इस चैप्टर के ऑल क्वेश्चन जो इसमें हमें मेंशन है स्मार्ट सिलेबस में, उसके मुताबिक वो कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। लीनियर इक्वेशंस आएंगी इनमें एंड इनइक्वालिटीज। अब इक्वेशंस या इनइक्वालिटीज को तो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं, पहले इस वर्ड लीनियर को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। लीनियर को हम किन टर्म्स में लेते हैं, इसके लिए मुझे चैप्टर 4 की एक टर्म आपको रिकॉल करवानी है। वहां पर आपने पढ़ा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या था? द मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन दैट पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को उसकी डिग्री कहा जाता है। तो फॉर एग्जांपल 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 8, तो इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 3 है, तो इसकी डिग्री 3 होगी। किसी पॉलिनोमियल अनदर एग्जांपल 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y5 माइनस 4xyz प्लस 8, तो कंबाइंड पावर को लेते थे ना, दिस इज पावर 3, इन तीनों को कंबाइन किया 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और ये 2 प्लस 5 7, तो टर्म्स की डिग्रीज ये निकल रही हैं। तो इनमें हाईएस्ट 7 आ रही है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 7 कंसिडर की जाएगी। तो डिग्री इज 7। इसी तरह एक बिल्कुल ही सिंपल एग्जांपल देता हूं, 4x माइनस 3, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कुछ ना एक्सपोनेंट लिखा हो तो अंडरस्टूड 1 होती है ना, तो इसकी डिग्री 1 है। तो डिग्री की टर्म इसमें इन्वॉल्व होती थी। अब आते हैं इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज की तरफ। तो ऐसे अलजेब्रिक सेंटेंसेस होती हैं कि जिनमें दो ऑप्शंस है ना, एक ऐसे जिनमें बोथ साइड्स इक्वल आ रही हों, और इनइक्वालिटीज में जिसकी 2 साइड्स हों। इनमें सेंटेंसेस के अंदर 2 साइड्स होती हैं और वो साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो इक्वेशन है, लेस देन या ग्रेटर देन यानी किसी भी शक्ल में इक्वल नहीं है तो वो इनइक्वालिटीज हैं। तो लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं? स्टार्ट लीनियर इक्वेशन से लिया जाता है। तो लीनियर इक्वेशंस जिनकी डिग्री 1 होती है, और इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जब भी कभी किसी इक्वेशन के बारे में डिस्कस हो, आप लोगों को जैसा डेफिनेशंस के बारे में सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कोई भी डेफिनेशन आए तो उसके साथ उसकी एग्जांपल देनी होती है। अगर वो ज्योमेट्री की डेफिनेशन आए तो उसकी डेफिनेशन के साथ उसकी फिगर बनानी होती है। लेकिन अगर किसी भी किस्म की इक्वेशन या इनइक्वालिटी टाइप की डेफिनेशन आ जाए तो उसमें एक एक्स्ट्रा फीचर होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी जनरली किस शक्ल में उसको लिखा जाता है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है
ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, जिसमें वेरिएबल सिर्फ x है, जिसकी मैक्सिमम पावर 1 है, डिग्री उसकी 1 है, और जो a और b हैं वो कांस्टेंट रियल नंबर्स हैं, विद दैट कंडीशन दैट कि a शुड नॉट बी 0, a 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर वो a 0 हो जाए, तो अगर ये a 0 हो जाए तो उस सूरत में ये पूरी टर्म 0 हो जाती है, तो कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, यानी वेरिएबल ख़त्म ही हो जाता है। वेरिएबल ही नहीं है तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 तो ना रही, डिग्री उसकी 1 तो ना रही। अब अगर उसकी डिग्री 1 नहीं है तो वो लीनियर इक्वेशन ही नहीं है। यही वजह है कि कांस्टेंट रियल नंबर ज़रूर हों, लेकिन a 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये कंडीशन है इसकी। और इसी बात को इसकी डेफिनेशन बना दिया गया। क्या डेफिनेशन है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल का जिक्र हो रहा है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है। वही स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको याद हो गई तो स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल में इसकी डेफिनेशन है। आई रिपीट, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 where AB belongs to R and A is not equal to 0 is called linear equation। आपके बुक के पेज 130 पर है, नोट्स के पेज 162 पर मौजूद है, और बस कमी एक चीज़ की है, एग्जाम्पल मिसिंग है, वो आप लोग खुद हाथ से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस, कोई भी बना लें, कोई मुश्किल एग्जाम्पल्स तो है नहीं, किसी भी किस्म की एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हैं। और 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो लीनियर इक्वेशन की तो बेशुमार एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, एक या दो एग्जाम्पल्स बस आपने इसमें कोट करनी है जो मौजूद नहीं है बुक में, आप उसमें खुद हाथ से लिख के ऐड कर सकते हैं। ये हो गई एक डेफिनेशन। उसके बाद बुक में प्रॉपर हेडिंग बनाए बगैर पैराग्राफ के अंदर दो तीन छोटी छोटी डेफिनेशंस दी गई हैं, जबकि नोट्स में उनको प्रॉपर हेडिंग बनाकर क्वेश्चंस की शक्ल में दे दिया गया। तो नोट्स से ज़रा करना कंपैरेटिवली आपके लिए आसान हो जाएगा। चीज़ें तो वही हैं, डेफिनेशंस वही हैं, डेफिनेशंस चेंज नहीं हो गई, लेकिन एटलीस्ट एक प्रॉपर फॉर्म में है जहाँ से प्रिपेयर करना आसान हो जाता है। तो इसी के साथ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का क्या मतलब होता है? सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, किसी इक्वेशन को सॉल्व करना, इसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो बड़ी बात है, हम कह देते हैं हल कर रहे हैं हम उसको, लेकिन सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का एक टिपिकल मैथमेटिकल मीनिंग है, और वो क्या है? फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल इन्वॉल्व इन दैट इक्वेशन, इसको सोल्यूशन कहा जाता है। भैया अगर हम सोचें इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? 3x, 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू 5/3 हो जाएगी। एक्चुअली किया क्या हमने? x की वैल्यू तो फाइंड की है, तो उस इक्वेशन के अंदर मौजूद वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना, दिस इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो इन्हीं वर्ड्स को ज़रा थोड़ा चेंज करके बताया गया। क्या सोल्यूशन टू लीनियर इक्वेशन इज एनी रिप्लेसमेंट और सब्सटीट्यूशन, यानी इस इक्वेशन का सोल्यूशन एक ऐसी रिप्लेसमेंट या सब्सटीट्यूशन है कि जिसको इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन ट्रू प्रूव हो जाएगी। भाई चेक करते हैं ना हम इसको, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 में x का सोल्यूशन यानी 5/3 अगर हम पुट करें तो इक्वेशन ट्रू प्रूव हो गई ना, तो इस चीज को सोल्यूशन का नाम दिया जाता है। तो वही स्टेटमेंट है, क्या सोल्यूशन टू लीनियर इक्वेशन इज एनी सब्सटीट्यूशन और रिप्लेसमेंट फॉर द वेरिएबल x दैट मेक्स द स्टेटमेंट ट्रू, स्टेटमेंट को जो ट्रू बना दे। इसकी अगर एग्जांपल लिखना चाहें तो ये इक्वेशन सॉल्व करके दिखा दें कि x इज इक्वल टू 5/3 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आप ऐड कर सकते हैं ये एग्जांपल। उसके बाद आ जाता है इक्विवेलेंट इक्वेशंस। इक्विवेलेंट
इक्वेशंस. इक्विवेलेंट इक्वेशंस आर दोज इक्वेशंस, इस वर्ड से ही हमें आइडिया हो रहा होगा कि इक्विवेलेंट इक्वेशंस आर दोज इक्वेशंस विच हैज एग्जैक्टली द सेम सोल्यूशन, जिनके सोल्यूशन एक जैसे हों, उनको हम इक्विवेलेंट इक्वेशंस का नाम देंगे. तो फॉर एग्जांपल 3x माइनस 5 इज इक्वल टू का 0 का भी वही सोल्यूशन आएगा. 15x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करके देख लें तो कैंसिल होके वही 5/3 ही आंसर ही आएगा. 30x माइनस 50 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करके चेक कर लें, आपको वही आंसर मिलेगा. अब आप देख सकते हैं कि बस कांस्टेंट से एक तरह मल्टीप्लाई किया हुआ है, लेकिन हम इक्वेशंस को एग्जैक्ट सेम तो नहीं कह सकते ना, इसीलिए इनका एक पर्टिकुलर नेम रख दिया गया. इनको इक्विवेलेंट इक्वेशंस कहा जाता है कि जिनके सोल्यूशन एग्जैक्टली सेम हो. तो वर्ड्स में भी ये लिखा है कि टू और मोर भी हो सकती हैं, आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम सोल्यूशन. और उसके बाद आइडेंटिटी आ जाती है. एक्चुअली ये डेफिनेशंस डायरेक्टली बुक में नहीं है, लेकिन बुक के अगर हम लास्ट में ग्लॉसरी को देखें ना तो वहाँ पर ये डेफिनेशंस शामिल है. तो इस वजह से आप सही जगह पर, इसीलिए नोट्स के अंदर इनको प्रॉपर प्लेस पर करके बता दिया गया. उसके बाद आ जाती है आइडेंटिटी. Identity is that equation which is true for all the values of the variable involved. Like 2x plus 5x is equal to 7x है. इसमें x की दुनिया की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, लेफ्ट साइड ने हमेशा ही राइट के इक्वल आना है. तो ऐसी इक्वेशन जो ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए ट्रू हो, कोई भी वैल्यू पुट कर देने से ट्रू हो, वो आइडेंटिटी होती है. तो आइडेंटिटी, द इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इन दैट इक्वेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी. उसके बाद आ जाती है एक कंडीशनल इक्वेशन. इसकी एग्जांपल मैं फिर से यही दे रहा हूं. 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. नाम से जाहिर है कि जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए तो ट्रू है, लेकिन हमेशा ट्रू नहीं है. आइडेंटिटी नहीं हो सकती कि किसी इक्वेशन में ट्रू है भी, लेकिन वो आइडेंटिटी नहीं है, यानी हमेशा ट्रू नहीं होगी. यानी इसमें x की वैल्यू अगर 5/3 है तो ये ट्रू है, और अगर इसमें x की वैल्यू 5/3 के अलावा कुछ भी है तो ये ट्रू नहीं है. तो ये कंडीशनल इक्वेशन है. और लास्ट आ जाती है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन. कि ये वो इक्वेशन है कि जिसका सॉल्यूशन सेट एम्प्टी सेट हो, सॉल्यूशन एम्प्टी सेट हो. यानी 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2. एक ऐसी इक्वेशन है जिसे सॉल्व करने से x वेरिएबल ही कैंसल आउट हो जाता है. सॉल्व करेंगे तो यही होगा. तो ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन एम्प्टी सेट होता है. तो नोट करें, 3 तरह की हुई ना. आइडेंटिटी ऑलवेज ट्रू, कंडीशनल इक्वेशन ट्रू फॉर पर्टिकुलर कंडीशन बट नॉट ऑलवेज ट्रू, और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन विच इज नॉट ट्रू फॉर एनी कंडीशन. तो इसीलिए मैंने तीनों को एक साथ ही एक्सप्लेन कर दिया है. ये अगर हम टेक्स्ट बुक देखें तो ग्लॉसरी में मौजूद है, अदरवाइज नोट्स में तो आपको प्रॉपर प्लेस पर करके बता ही दिया गया इनके बारे में. अ फ्यू मोर डेफिनेशंस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उनको डिस्कस कर रहा हूं मैं, और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे. मजीद आ जाती है इसमें रेडिकल इक्वेशन और उससे रिलेटेड एक्सट्रेनियस रूल्स. सबसे पहली बात, रेडिकल क्या है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पहले से पढ़े हुए हैं. रेडिकल
स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स वगैरह को जनरली रेडिकल्स कहा जाता है। रेडिकल्स और रेडिकेंट्स में डिटेल से हम ये पढ़ चुके हैं। तो रेडिकल इक्वेशन नाम से ही जाहिर है, द इक्वेशन in which variable occurs under radical sign. For example, 2x plus 1 square root is equal to 5. 5 square root y minus 3 is equal to 8. ये रेडिकल इक्वेशंस हैं। लेकिन अगर आप ये देखिए 2x plus 5y is equal to square root 19, रेडिकल तो इसमें भी है, लेकिन चूंकि वेरिएबल पर नहीं है, सो दिस इज नॉट अ रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन उसको माना जाता है जिसमें वेरिएबल अंडर रेडिकल आ जाए। तो यही बात इसकी डेफिनेशन है कि द इक्वेशन व्हेन द वेरिएबल इन एन इक्वेशन अकर्स अंडर रेडिकल साइन देन द इक्वेशन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई भी एग्जाम्पल इसमें ऐड कर सकते हैं, अपनी तरफ से लिख सकते हैं, ये वाली लिख सकते हैं कि जिसमें वेरिएबल रेडिकल के अंदर आ रहा हो, तो उसे रेडिकल इक्वेशन का नाम दिया जाता है। और फिर आ जाता है एक्सट्रेनियस रूट। सबसे पहले ये टर्म रूट को हम डिस्कस करते हैं। रूट के बारे में हम पढ़ चुके हैं ना चैप्टर 5 में, जहां रिमाइंडर थ्योरम था, फैक्टर थ्योरम था, वहां फैक्टर के साथ एक एसोसिएटेड टर्म थी। फर्ज किया कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को डिवाइड करते हैं हम x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर 0 आता है। यानी एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। ये सब टर्म्स हमने पढ़ी है कि जब कोई डिवाइजर किसी डिविडेंड को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो ऐसी सूरत में डिवाइजर को फैक्टर का नाम दिया जाता है। तो उससे रेलिवेंट हमने रिमाइंडर थ्योरम में किया था, कंपेयर करते थे x माइनस a से। तो जो कांस्टेंट a की वैल्यू होती है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड रूट ऑफ इक्वेशन। यानी वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल की जगह पुट करते थे ना रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम में, कि वेरिएबल की जगह एक ऐसी वैल्यू पुट करने से रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, तो अगर हम x की वैल्यू इसमें 2 पुट कर देंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो फिर 2 क्या होगा, ये एक तरह से उसका रूट हो जाएगा। जीरो पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो कांस्टेंट एक्चुअली उसका एक रूट हो जाता है। तो एक्सट्रेनियस रूट ऐसे रूट्स होते हैं रेडिकल इक्वेशन में अक्सर आ जाते हैं। अब रेडिकल इक्वेशन में रेडिकल ख़त्म करने के लिए पर्टिकुलर पावर लेनी पड़ती है। ये आप लोगों ने वो जहाँ रेडिकल्स के हमने चैप्टर किया था वहाँ भी पढ़ा है कि जहाँ स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायर्स लेने होते हैं। जहाँ क्यूब रूट होता है वहाँ क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए क्यूब्स करने पड़ते हैं। क्यूब्स या तो परफेक्टली क्यूब्स बनाते हैं या क्यूब उसका कर लेते हैं। तो जितना किसी रेडिकल का इंडेक्स होता है उतना हम एक्सपोनेंट उसका बनाते हैं, देन दे कैंसिल ईच अदर। जनरली आपने रूल पढ़ा था, जितना इंडेक्स उतना एक्सपोनेंट, दे कैंसिल ईच अदर। ये जनरल रूल पढ़ा था आपने। तो किसी इक्वेशन में रेडिकल ख़त्म करने के लिए अगर स्क्वायर रूट है तो हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। अगर वो क्यूब रूट है तो हम करते हैं टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स। इंडेक्स 5 है तो हम करते हैं टेकिंग एक्सपोनेंट 5 ऑफ बोथ साइड्स। तो ज़्यादा एक्सपोनेंट लेने से समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स हमारे पास कुछ एडिशनल सोल्यूशन आ जाता है। ऐसा एडिशनल सोल्यूशन जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। सेटिस्फाई ना करने का मतलब ये होता है कि उस रूट को जब हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो लेफ्ट साइड राइट के इक्वल नहीं आ पाती, रिमाइंडर 0 नहीं आ पाता। तो ऐसे रूट को हम एक्सट्रेनियस रूट का नाम देते हैं कि जो रूट है ज़रूर लेकिन उसकी सॉल्यूशन को वेरीफाई नहीं करता, ट्रू प्रूफ नहीं करता। तो डेफिनेशन है
Sometimes it may happen that the solution obtained by solving the equation do not satisfy original equation. Such solution is called extraneous solution, और इसको हम रिजेक्ट करते हैं और सॉल्यूशन सेट का पार्ट नहीं बनाते. तो ये इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज, बल्कि इस एक्सरसाइज से रेलिवेंट डेफिनेशंस हैं. अब मैं आपको एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करवाता हूँ. पहले बल्कि मैं क्वेश्चंस आप लोगों को नोट करवा देता हूँ और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस आप लोगों को पहले पॉइंट आउट कर दूँ, मार्क करवा दूँ जो इंक्लूडेड है, फिर स्टार्ट करते हैं हम. एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स जो इंक्लूडेड हैं, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, उसके बाद थर्ड मिसिंग है, फोर्थ मिसिंग है, 5 करेंगे, 6 करेंगे, उसके बाद 9th किया जाएगा और फिर 10th किया जाएगा. यानी इसके 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स इंक्लूडेड हैं आपके सिलेबस में. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स जो इंक्लूडेड हैं वो है फर्स्ट, सेकंड और फिर उसके बाद 5th और 8th. ये पार्ट्स इंक्लूडेड हैं. 2 ही क्वेश्चंस हैं, इनके पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के 6 हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स इंक्लूडेड हैं. अब इसके मुताबिक हम स्टार्ट लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 की रिक्वायरमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. अब इक्वेशन है, फर्स्ट पार्ट हम नहीं करने, तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट ले रही है. इक्वेशन है 2/3x माइनस 1/2x और राइट साइड पर है x प्लस 1/6. इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में किए हुए हैं, लेकिन फ्रैक्शन वाले शायद या ना किए हों या बहुत थोड़े किए हों. मोस्टली उस टाइप के क्वेश्चन थे जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स के दौरान बताए. सिंपल लीनियर इक्वेशंस होती नहीं, फ्रैक्शंस नहीं होती थी, सिंप्लीफाई कर लेना कोई मुश्किल नहीं था. इनमें जो क्वेश्चंस आप देखेंगे, आप अगर अपनी बुक देखें, आपको मोस्टली फ्रैक्शंस में नज़र आ रहे होंगे क्वेश्चंस. अब फ्रैक्शंस को सॉल्व करने की हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं. एक तो ये लेफ्ट साइड पर भी एलसीएम लिया जाए, इज इक्वल टू के बाद राइट साइड पर भी एलसीएम लिया जाए, दोनों साइडों को सिंप्लीफाई किया जाए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होके सिंपल एक लीनियर फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी और फिर हम उसे सॉल्व करेंगे. यानी पर्पस क्या, हम फ्रैक्शंस ख़त्म करना चाहते हैं. एलसीएम लेने में 2 प्रॉब्लम्स. एक तो ये एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करने में ही 3 से 4 स्टेप्स होते हैं. दूसरी बात, एलसीएम लेने के प्रोसेस में बच्चे बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक्स करते हैं, केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं. उसका ऑल्टरनेट दूसरा तरीका, टेक्निक यही है, लेकिन यूं समझ लें उसके स्टेप्स की तरतीब का फ़र्क है. रादर कि हम उसका एलसीएम लें, क्यों ना हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ऐसा करने से एक ही स्टेप में फ्रैक्शन कैंसिल हो जाती है, फौरन ही लीनियर बन जाता है और एलसीएम का प्रोसेस को हमें इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता. गलती या केयरलेस मिस्टेक के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं. सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस कि आप बजाय एलसीएम लेने के बोथ साइड्स को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, अब एलसीएम क्या आ रहा है, एक क्वेश्चन में मैं रफ वर्क करके बता देता हूं, अदरवाइज इनके इतने इजी एलसीएम है कि हमें डायरेक्टली आइडिया हो जाता है.
बोथ साइड्स का चूंकि लेना है तो इसलिए हम 3, 2 और 6 कैल्शियम ले रहे हैं। 3 1s are 2 एज इट इज, 3 2s are 6, फिर 2 से 1 1 1, इनका प्रोडक्ट यानी 6 इस कैल्शियम आ रहा है। तो बोथ साइड्स को हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एवरी टर्म विल बी मल्टीप्लाइड। 6 इंटू 2/3x माइनस 6 इंटू 1/2x, और राइट साइड पर 6 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 1/6। साथ साथ कैंसिल किया, साथ साथ आंसर लिखा। इनका प्रोडक्ट 4x, ये 2 3s are माइनस 3x, राइट साइड पर 6x प्लस ये कैंसिल होके 1 आ गया। लेफ्ट साइड पर 4x माइनस 3x इज x, और ये 6x प्लस 1। अब हम ट्रांसपोजिशंस करेंगे, और ट्रांसपोजिशंस करने में हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। या तो राइट साइड वाली सारी टर्म्स को लेफ्ट पर शिफ्ट करें, या लेफ्ट वाली सारी टर्म्स को राइट पर शिफ्ट करें। तो कुछ लोगों का ख्याल होता है, अज्यूम किए बैठे होते हैं कि हम सिर्फ राइट वाली टर्म्स को लेफ्ट पर शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट वाली राइट पर नहीं ले जा सकते। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप राइट वाली टर्म्स को भी लेफ्ट पर ला सकते हैं, लेफ्ट वाली टर्म्स को भी राइट पर ले जा सकते हैं। अब ये इतनी लंबी डिस्कशन की ज़रूरत क्यों पेश आई? उसकी रीज़न क्या है कि सॉल्यूशन में नेगेटिव की मिस्टेक से अवॉइड करने के लिए हमें चाहिए कि ट्रांसपोजिशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से करें कि उसके लीडिंग कोएफिशिएंट को नेगेटिव मत होने दें। चूँकि लीनियर इक्वेशंस हैं, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट वेरिएबल x का कोएफिशिएंट होगा ना, x का कोएफिशिएंट होगा ना। तो हम कोशिश ये करेंगे ट्रांसपोजिशंस कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू से करें कि x के कोएफिशिएंट को हम नेगेटिव नहीं होने देंगे, उसमें गलती के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। तो इस पर्पस के लिए x लेफ्ट पर प्लस है, राइट पर जाके माइनस, और 1 राइट पर पॉजिटिव है, लेफ्ट पर आके नेगेटिव। x उधर जाके माइनस x, और ये 1 लेफ्ट पर आके -1 हो जाएगा। तो ये -1 इज इक्वल टू 5x, और चूंकि x को सब्जेक्ट बनाना है, उसका जो कोएफिशिएंट यानी जो x के साथ मल्टीप्लाई है दूसरी साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो -1/5 इज इक्वल टू x। ये आप साइड चेंज कर सकते हैं। ये x की वैल्यू आ गई। अब हमें नहीं पता ये रूट एक्सट्रेनियस है या नहीं है। कैसे पता चल सकता है? जब हम इसको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे या चेक करेंगे। तो वेरिफिकेशन का वर्ड लिख सकते हैं, चेक का वर्ड लिख सकते हैं। और याद रखिए, ये आपके क्वेश्चन में तो कहीं नहीं कहा गया चेक भी करें, लेकिन ये इसकी अंडरस्टूड रिक्वायरमेंट होती है। एक बात सिंपली आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन शॉर्ट में आए या लॉन्ग में आए, एग्ज़ाम में कहा जाए या ना कहा जाए, चेक करना होता है। इस क्वेश्चन का पार्ट होता है। हमें पता ही नहीं है कि वो रूट जो हमारे पास आया है वो रियल रूट है या एक्सट्रेनियस है। एक्सट्रेनियस होने या ना होने का पता चलेगा तो हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे ना। तो इसलिए चेक करना इन क्वेश्चंस का कंपल्सरी पार्ट है। x को पुट किया इसमें द ओरिजिनल इक्वेशन में, चेक करने में 2/3 x की जगह -1/5 -1/2 x की जगह -1/5 और राइट साइड पर भी x की जगह -1/5 प्लस 1/6। ये हो जाएगा -2/15 माइनस इंटू -1/10 -1/5 प्लस 1/6। कांस्टेंट नंबर्स का एलसीएम लेना तो आसान, इस साइड पर भी एलसीएम, इस साइड पर भी एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम 30, 15 2s are 30, 2 into -2 -4, 10 3s are 30, 3 1s are 3। इनमें भी 5 6 are 30, इनका एलसीएम आ गया। तो 5 6 are 30,
6 मल्टीप्लाइड बाय -1 -6 और 6 5s are 30, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 5। तो लेफ्ट साइड पर भी सिंप्लीफाई करके -1/30, राइट साइड पर भी -1/30, बोथ प्रूव टू बी इक्वल, विच इज ट्रू। तो ट्रू प्रूव हुआ है तो हम सॉल्यूशन सेट में x की वैल्यू को अब लिख सकते हैं -1/5। अगर ये वेरीफाई ना होता, एक्सट्रेनियस रूट होता, तो सॉल्यूशन सेट में नहीं हम उसको रख सकते थे, चाहे वो एम्प्टी सेट आ जाए। सिर्फ वेरीफाइड और प्रूव्ड रूट्स को हम सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं, इसी के लिए तो हमने चेक किया था। नेक्स्ट पार्ट हमें करना है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका x - 3/3 माइनस x - 2/2 इज इक्वल टू -1। सबसे पहले देखें इसका एलसीएम क्या आ रहा है, द प्रोडक्ट 6। तो बोथ साइड्स को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एवरी फ्रैक्शन को। 6 मल्टीप्लाइड बाय x - 3/3, 6 से इसे भी मल्टीप्लाई किया, x - 2/2, और राइट साइड का पे भी 6 इंटू -1, साथ साथ कैंसिल किया, 3 2s are 2 इंटू x - 3, ये 3 इंटू x - 2, और राइट साइड पर प्रोडक्ट -6। ब्रैकेट्स को एक्सपेंड किया, 2x -6 -3x +6, और राइट साइड पर -6। लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव 6 नेगेटिव 6 से कैंसिल, तो 2x - 3x -x इज इक्वल टू -6। ये नेगेटिव खत्म करने के लिए बोथ साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, -1 से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा x, और ये मल्टीप्लाई होके 6। अब चेक करना होगा इसको हमें, तो x की इस वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया, जहां जहां x है वहां 6 पुट करते हुए, तो 6 - 3/3 -6 - 2/2 इज इक्वल टू -1। ये सिंप्लीफाई होके 6 - 3 इज 3/3, 6 - 2 4/2 इज इक्वल टू -1। ये डिवाइड होके 1, और ये -2, और 1 - 2 -1 ही तो होता है, तो विच इज ट्रू। और फिर हम सॉल्यूशन सेट में x की वैल्यू लिख देंगे 6। अब आपने दो क्वेश्चंस में नोट किया कि जहां हम सॉल्यूशन कर रहे होते हैं तो ट्रांसपोजिशंस करते हैं, ये टर्म इधर माइनस है, उधर जाके प्लस, उधर प्लस है माइनस, ये कर रहे हैं ना। लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस के चेक में आपने देखा हमने लेफ्ट साइड को लेफ्ट पर ही सिंप्लीफाई किया, राइट साइड को राइट पर ही सिंप्लीफाई किया है। तो कोशिश किया करें चेक में जाके ट्रांसपोजिशंस ना किया करें। चेक में ये देखें ना, हम ये भी तो कर सकते थे 2 उधर ले जाके प्लस, तो 1 इज इक्वल टू 1, गलत वो भी नहीं है, लेकिन अवॉइड किया करें इनमें जो चेक कर रही हूँ ना, उस चेक करने के दौरान ट्रांसपोजिशंस करने से अवॉइड किया करें। तो ये दो पार्ट्स करके आपने देखा होगा कि लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन और उनका चेक कोई मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस इन्हीं क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे।
आपने इनका सोल्यूशन भी देख लिया। कोशिश करें कि इनकी प्रैक्टिस साथ साथ ज़रूर जारी रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।